हेलो गाइज, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल उड़ान एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो उन सभी छात्राओं के लिए खास होने वाला है जो इस बार बिहार पॉलिटेक्निक और पारा मेडिकल का एग्ज़ाम दीजिएगा, क्योंकि इनमें हम केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट खोज के लाए हैं जो कि पिछले साल पूछा हुआ है और जो पूछने की संभावना है। उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर कि कौन सा क्वेश्चन किस साल पूछा हुआ है और इस बार आपके लिए वो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप भी चाहते हैं कि सिलेक्शन हो और इस बार आपका एडमिशन हो कॉलेज में, तो आप ज़रूर इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए ताकि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे और एग्ज़ाम हॉल में आप बेहतर करके आइए और आपकी सफलता 100% हो। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे चूँकि हम सिर्फ केमिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 31 नंबर से है। तो 31 का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा उसी समूह में है जिसमें कार्बन आते हैं। आपको बताना है कि जिस ग्रुप में कार्बन आता है उसी ग्रुप में इस 4 एलिमेंट में कौन आएगा। तो याद रखेंगे सिलिकॉन। ये सिलिकॉन और कार्बन वर्ग 14 में आते हैं। किस में आते हैं? वर्ग 14 या रोमन का आप 4 कह सकते हैं। जब आवर्त सारणी आप पढ़ेंगे तब वहाँ से पता चलेगा कि कार्बन जो होता है वो चौथा वर्ग या यानी कि 14 वर्ग में आते हैं। तो उसमें कार्बन के याद रखिएगा। इसका ट्रिक भी होता है काशी गए संत प्रभु। तो काशी तो का असी मतलब से हो गया कार्बन और ऐसा मतलब हो गया सिलिकॉन। तो ये किस में आ जाएगा आपका, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहा जाता है वायु अंगार गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्योंकि वायु अंगार गैस जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। लेकिन आपसे कई बार ये भी पूछा जाता है कि जल गैस किसको कहा जाता है। तो जल गैस जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। तो याद रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को हम कहते हैं जल गैस। क्या कहते हैं? जल गैस। और या उसको वायु यानी कि जल गैस कहते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को ही हम कहते हैं वायु अंगार गैस। यानी कि वायु अंगार गैस किसका किसका मिश्रण होता है? CO+N2। क्या होता है? CO+N2। तो यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 का। कारण निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसकी आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा जो आयनन क्षमता अधिक होता है वो होता है अल्फा किरण का। 3 कण होता है। आपको पता है कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो अल्फा बीटा गामा को उत्सर्जित करते हैं। तो याद रखेंगे अल्फा पे प्लस चार्ज होता है, बीटा पे आपका जो होता है वो माइनस चार्ज होता है और गामा पे कोई चार्ज नहीं होता है। कभी पूछा भी जाए कि बताइए अल्फा किरण पे कौन सा चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज होता है। याद रखेंगे। और इसकी जो भेदन क्षमता आयनन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है। अगर भेदन क्षमता पूछता है कि सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो याद रखिएगा भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा किरण का होता है। किसका होता है? गामा किरण का। ये भी क्वेश्चन आपका देखिए बिहार पॉलिटेक्निक में 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, पूछ रखा 34 में पीतल एक क्या है। पीतल एक मिश्र धातु है। आपको बताना है किसका किसका, और ये भी 2001 पॉलिटेक्निक में पूछ चुका क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि पीतल किसका किसका मिश्र धातु है। तो याद रखेंगे कॉपर और जिंक के मिश्र धातु को ही पीतल कहा जाता है। किसका मिश्र धातु है ये? कॉपर और जिंक। इसमें ज़्यादातर कॉपर होता है, यानी कि कह सकते हैं अप्रॉक्सिमेटली 80% कॉपर रहता है और 20% जिंक के मिश्रण को ही पीतल कहा जाता है। ठीक है, तो यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से लेविस अम्ल आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, 35 का क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि लेविस अम्ल क्या होता है। तो याद रखेंगे इसमें HCl भी है। तो HCl तो अम्ल है, बट यहाँ पे कह रहा लेविस अम्ल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, निर्जलीय AlCl3। तो AlCl3 को ही कहा जाता है लेविस अम्ल। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पॉलिटेक्निक में नहीं, देखिए ये AIEEE 2003 का ही इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 36 का क्वेश्चन कह रहा है कि STP पर 88 ग्राम CO2 का आयतन क्या होगा। तो ये नॉमेरिकल क्वेश्चन है और ये 2001 में पॉलिटेक्निक में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सोचिए अभी आप लोग का 2023 चल रहा है, तो ये रिपीट कर सकता है ये सब क्वेश्चन। आप जरूर इस सबको एक बार देख लीजिए। तो ये तो नॉमेरिकल, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, इसका आयतन आपसे पूछ रहा है, तो ये तो नॉमेरिकल। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको इसका राइट आंसर हम बताते हैं वैसे 44.8 लीटर होगा। ठीक है, तो अगर आपको दिक्कत है इसको सॉल्व करने में तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर इसको क्वेश्चन को दिक्कत है सॉल्व करने में, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसको जो सॉल्व कीजिएगा हम थोड़ा सा आपको हिंट्स देते हैं
ठीक है। याद रखिएगा कि मोलों की जो संख्या हो जाएगा वो क्या होता है, गैसों का आयतन बटा 22.4 लीटर होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए किसी भी गैस का एनटीपी और एसटीपी पर जो गैस का आयतन होता है वो आपका कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। 22 कितना लीटर होता है, 4 लीटर। तो यहाँ से सबसे पहले हम CO2 का देखेंगे। तो CO2 का वजन आप पहले इसका फाइंड आउट करेंगे अनुभार। तो टोटल जोड़िएगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32 होता है, तो 44। तो 44 ग्राम बराबर हो जाएगा 22 कितना, 4 लीटर। इसीलिए 1 ग्राम बराबर हो जाएगा 22.4 लीटर बटा 44। और इसीलिए कितना में पूछा है, 88 ग्राम में। तो आप इजीली 88 ग्राम में निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आपका यह आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है। नेक्स्ट 37 का क्वेश्चन कह रहा है कि तत्व O है, ठीक है, जिसका परमाणु संख्या 8 है और भार 17 है, के लिए न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होता है। तो न्यूट्रॉन की जो संख्या होता है वो आपका होता है द्रव्यमान संख्या और माइनस प्रोटॉन की संख्या। ठीक है। या नहीं तो इसको सिंपल ऐसे समझिए, जब भी इस टाइप का दे, ऑक्सीजन है उसके नीचे वाला संख्या ऊपर वाला संख्या, और जब भी तुमको आपको न्यूट्रॉन का संख्या कहे निकालने के लिए, बस ऊपर वाला संख्या में से नीचे वाला संख्या को घटा दीजिएगा, वही आपका न्यूट्रॉन की संख्या हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा न्यूट्रॉन की संख्या इजिली आप निकाल सकते हैं। ऊपर वाला नंबर में से नीचे वाला नंबर को घटा दीजिएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। वैसे न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है A-P। क्या होता है, A-P, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। आप इजीली कर सकते हैं इसको। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9, क्योंकि 17 में से 8 चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 9। इसका राइट आंसर हो जाएगा C। ये भी 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखते हैं शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। तो ये सभी को पता होना चाहिए कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। ये भी 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। शुष्क बर्फ को क्या कहा जाता है, तो शुष्क बर्फ जो होता है यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर। निम्नलिखित में से कौन यौगिक अल्केन नहीं है। अल्केन का आपको पता होना चाहिए, समान सूत्र होता है CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2। तो इसमें चेक कीजिए कि कौन अल्केन नहीं है। तो हम देख रहे हैं कार्बन में 2 गुने से 2 अधिक हाइड्रोजन है। ठीक है। बी में भी देख रहे हैं, तो कार्बन में जितना है, कार्बन कितना है, कार्बन की संख्या 2, तो इसका 2 गुने से 2 अधिक है। चूँकि आपको पता है कि अल्केन में जो हाइड्रोजन की संख्या होता है कार्बन के 2 गुने से 2 अधिक होता है, तो इसमें भी है, बट सी में नहीं है, क्योंकि कार्बन जो है इसमें देखिए हाइड्रोजन जो है कार्बन का सिर्फ 2 गुना है, 2 अधिक नहीं है, तो ये अल्केन ग्रुप नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 का देखते हैं। अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किस प्रकार के यौगिक का या लवण का यूज किया जाता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जगह B, Na2CO3। ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, जो अस्थायी कठोरता होता है, परमानेंटली हार्डनेस होता है, ठीक है, कठोरता, उसको दूर करने के लिए जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। बताइए अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर का क्वेश्चन। पूछ रहा है XeFe6 अणु की आकृति कैसी होती है। याद रखिएगा इसका जो आकृति होता है विकृत अष्टफलकीय होता है। कैसा होता है, अष्टफलकीय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C। XeF6 का जो आकृति होता है विकृत अष्टफलकीय होता है। ये भी 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट पूछ रखा है 42 में मीथेन के 10⁻23 अणुओं का द्रव्यमान, ठीक है, इसके निकटवर्ती होगा। ठीक है। जबकि दे रखा है एवोगाड्रो संख्या जो दे रखा है 6 गुना 10⁻, कितना दे रखा है, 6 गुना दे रखा है 10⁻23। तो बताना है। तो ये आपका नॉमरिकल है। ठीक है। तो नॉमरिकल है तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। किस तरह से इसका नॉमरिकल सॉल्व कीजिएगा तो वो आपको हम इससे पहले भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत है तो आप कॉमेंट में कॉमेंट कीजिए, तब हम इस नॉमरिकल को सॉल्व करके डाल देंगे। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम बताते हैं, ए हो जाएगा 3 ग्राम। नेक्स्ट है 43 का। निम्नलिखित में से किसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। तो याद रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ दे रखा है 4 ऑप्शन। तो ये जो दे रखा है ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ठीक है। पहला H11 है, दूसरा दे रखा है D12 और तीसरा दे रखा है Ti3। तो याद रखिएगा, आपको हम जस्ट बता चुके हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या जो बराबर होता है ऊपर वाला में से नीचा नंबर को घटा दो। तो पहला में अगर हम देखें तो 1 में से 1 चला जाएगा 0, यानी कि जो पहला ऑप्शन दे रखा है H11 इसमें बिल्कुल भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H11। याद रखिएगा कि हाइड्रोजन में भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, और हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है जिसको हम प्रोटियम कहते हैं। ये जो H11 है इसको प्रोटियम कहा जाता है और इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ठीक है। चलिए 44 का क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो याद रखिएगा एरोमेटिक का जो मुख्य स्रोत होता है पेट्रोलियम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या होता है? पेट्रोलियम। ये भी 2003 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है टेरिलीन होता है क्या चीज़? तो आपको ये याद रखना है, ये एक प्रकार का जो है ना पॉलिस्टर होता है। ठीक है, टेरिलीन एक प्रकार का क्या होता है? पॉलिस्टर होता है। 2003 में भी यह क्वेश्चन पूछा है और यूपी टेस्ट जो हुआ था 1983 उसमें भी पूछ रखा है यह क्वेश्चन। नेक्स्ट 46 का देखेंगे, कारा निम्न में कौन क्षारीय KMnO4 पोटेशियम मैग्नेट को रंगहीन करता है? तो याद रखेंगे मीथेन। मीथेन जो होता है क्षारीय KMnO4 को क्या करता है? ये रंगहीन कर देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CCH4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 का देखते हैं, कारा लाल तप्त लोहे पर 32 ग्राम जलवाष्प प्रवाहित करने पर STP पर हाइड्रोजन यानी कि H2 कितना आयतन प्राप्त करेगा? तो ये भी नॉमरिकल, इससे पहले हम उस पर चर्चा किए हैं, सेम उसी प्रकार यह नॉमरिकल बनेगा, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हम बताते हैं 89.6 लीटर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट का 48 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी 2003 में पूछा हुआ है कि बारूद क्या होता है? याद रखेंगे बारूद ना तो तत्व है ना तो यौगिक है, ये एक प्रकार का मिश्रण होता है। ठीक है, याद रखेंगे। कई बार पूछा है कि बारूद क्या होता है? तो बारूद एक प्रकार का मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण। नेक्स्ट देखेंगे हम 49 नंबर का क्वेश्चन, करा संचायक सेलों में सबसे सर्वोत्तम क्या चीज़ होता है? संचायक सेल जो होता है, ठीक है, संचायक सेल, उसमें सबसे सर्वोच्च क्या चीज़ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लेड संचायक। क्या होता है? लेड। यानी कि जितना भी संचायक सेल है उसमें जो है सबसे अच्छा होता है वो होता है लेड संचायक। ठीक है, जिसको लेड स्टोरेज सेल भी कहा जाता है, यानी कि जो बड़ा बैटरी होता है ना, हम लोग जो बड़ा बैटरी यूज करते हैं उसी को लेड स्टोरेज सेल कहा जाता है, जो कि गाड़ी उड़ी में नहीं रहता बड़ा बैटरी। इन्वर्टर का भी बैटरी एक तरह से उसी प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे 50 का करा, लकड़ी के कोयला बनाने की धीमी रासायनिक प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा अपघटन। ठीक है, लकड़ी से जो कोयला बनने की धीमी प्रक्रिया है वो पूछ रहा है, इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा अपघटन। ये भी 2001 में क्वेश्चन पूछ चुका है। कब पूछा है? 2001 में यह क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 का, करा वे वैज्ञानिक जिन्होंने परमाणु सिद्धांत की खोज की, तो वो सभी बच्चे को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ही है जो परमाणु के बारे में सबसे पहले एक स्टैंडर्ड थ्योरी दिए थे। तो इसी कारण से याद रखिएगा परमाणु के बारे में सबसे पहला थ्योरी देने वाले डाल्टन ही दिए, जो कि 1808 ईस्वी में दिए थे। इसीलिए अगर पूछा जाए कि परमाणु सिद्धांत किसने दिए थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 का देख रहे हैं, कहा यदि कार्बन के परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान 12 ग्राम हो तो कार्बन के एक परमाणुओं का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात करें। ठीक है, देखिए ये जो है सब मोल कंसेप्ट यानी कि मोल संकल्पना का क्वेश्चन है। ये सभी मोल कंसेप्ट से नॉमरिकल पूछा हुआ। अगर आपको मोल कंसेप्ट में दिक्कत होता है तो आप कॉमेंट करके बताइए, हम मोल कंसेप्ट का टोटल एक जगह नॉमरिकल सब करवा देंगे। ठीक है, इसका हम आंसर बताते हैं 1.99 गुना 10⁻⁻23 ग्राम होता है। रियल बताते हैं। अगर आप लोग को मोल कंसेप्ट में दिक्कत है, देखिए कई गो क्वेश्चन पूछा है मोल कंसेप्ट से, इससे पहले आयतन वाला भी सब मोले कंसेप्ट का क्वेश्चन था। अगर आप सभी को दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर कमेंट कीजिए कि आप लोग को दिक्कत है, तो हम इस पर स्पेशल एगो वीडियो बना देंगे और ऑल नॉमरिकल करवा देंगे आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है परमाणु संख्या 29 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित करें। तो आपको बताना है एक एलिमेंट है जिसका परमाणु संख्या 29 है, जिसका आवर्त सारणी में स्थान कहाँ होगा? याद रखिएगा 1B में इसका स्थान हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? 1B। 29 मतलब होता है कॉपर, और कॉपर का जब आवर्त सारणी में स्थान निकालिएगा तो ये कहाँ पे हो जाएगा? 1B हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। कह रहा है 1 बिलियन जिसमें वो 0.1 m हाइड्रोजन आयन उपस्थित है, तो इसका pH मान क्या होगा? तो कुछ भी नहीं है, इसको तो pH मान निकालने का सिंपल तरीका है कि आप क्या कीजिए, इसको जो है 0.1 है तो पॉइंट को उड़ाइएगा तो नीचे क्या हो जाएगा? 10, और 10 पे पावर 1 दे सकते हैं, उसको ऊपर करेंगे तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा? -1। तो 10 पर पावर जब -1 हो जाएगा तो हम बोले हुए हैं आपको जितना पावर है, जैसे -1 रहेगा तो उसका pH मान 1 हो जाएगा, -2 रहेगा उसका pH मान 2 हो जाएगा, 10 पर पावर -5 रहेगा उसका pH मान 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 10 देखो पॉइंट को उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/10, और वहाँ पे 10 पे नया कुछ तो पावर 1, और वो ऊपर जाएगा तो 10 पर पावर -1 हो जाएगा। तो राइट इसका जो है एग्जैक्ट आपका pH मान 1 हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 55 का देखते हैं। कारागंधक की अपरूपता का कारण बताइए क्या होता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसके परमाणु अनेक प्रकार से जुड़े रहते हैं। इसके परमाणु किस प्रकार से जुड़े रहते हैं? अनेक प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 56 का, करा 0.5 m
NaCl किस आयतन में NaCl के 0.20 मोल होंगे। देखिए ये भी न्यूमेरिकल मोल कंसेप्ट से ही है, इसका हम आंसर बता देते हैं 400 ml होगा। दिक्कत है तो कमेंट कीजिए आप, ठीक है, तभी हम इस क्वेश्चन को पूरा न्यूमेरिकल को बोर्ड पे सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे तो नहीं कर पाएंगे, बोर्ड पे हम सॉल्व कर देंगे अगर आपका दिक्कत होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 400 ml। ये भी 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 57 का रहा है कि धोने वाला सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है। तो आप सभी बच्चे को याद होगा इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। धोबिया सोडा या वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। कभी कभी 10H2O ना रहे तो भी आप टिक लगा दीजिएगा, Na2CO3 धोबिया सोडा का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 का रहा निस्तापन दूर करता है क्या चीज़ बताना आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, H2O + CO2। ये जो H2O + CO2 है ये जो है निस्तापन को दूर करता है और यह 2008 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 59 नंबर का रहा है निम्न में से किस यौगिक में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +5 होता है। तो ऑक्सीकरण संख्या +5 इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो निकालिएगा आप सभी को निकाल के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो वैसे हम आपको बताते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या चेक करने के लिए देखो कैसे चेक करेंगे। जिसका ऑक्सीकरण संख्या इसमें क्लोरीन का पूछ रहा तो जिसका निकालने का था हम उसको x मानते हैं। तो हाइड्रोजन का वैसे बता दे +1 होता है ऑक्सीकरण संख्या, तो हाइड्रोजन का हो जाएगा +1, क्लोरीन का हो जाएगा x, अब प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, तो इसका 6 है, गुना करके 0 के बराबर कर देंगे तो हो जाएगा 1 + x प्लस ऑक्सीजन का होता है -2 × 3, 6 = 0, तो हो जाएगा आपका -6 + 1, तो क्या हो जाएगा -5 + x = 0, तो 5 उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का रहा अभिक्रिया Li + N2, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनाता है। तो बताना है कि Li + N2 अभिक्रिया करके किस प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए Li3n, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा Li3n। तो यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखें, ठीक है। और भी क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए, नेक्स्ट वीडियो बना के हम डाल देंगे। अगर यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट को अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई और भी परेशानी हो तो कमेंट करके आप बताइए कि सर हमको इस प्रकार का परेशानी है, तो हम ज़रूर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।